कल्पना कीजिए, आप बीमार हो जाते हैं और इलाज के लिए अपने नजदीकी अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर आपका चेकअप करता है और आपको एक दवा देता है। आप बिना किसी शक के वह दवा ले लेते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों बाद आपको अजीब महसूस होने लगता है। ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं जो वास्तव में वहां हैं ही नहीं। आपको लगने लगता है कि शायद आप अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। लेकिन तब आप क्या करेंगे जब आपको पता चलेगा कि वो डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर रहा था, बल्कि आपको एक गुप्त प्रयोग का हिस्सा बना रहा था। एक ऐसा प्रयोग जिसका मकसद था ये पता लगाना कि क्या इंसानी दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस प्रयोग के पीछे कोई पागल या सनकी वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक थी, CIA। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि CIA को इतने गुप्त और खतरनाक प्रयोग शुरू करने पड़े? उन्हें क्यों लगता था कि इंसानी दिमाग को नियंत्रित किया जा सकता है? इन प्रयोगों के लिए लोगों को कैसे चुना जाता था? और जब ये प्रयोग आगे बढ़े तो आखिर वे कितनी दूर तक पहुंच पाए? दुनिया को इसके बारे में पता कैसे चला? आइए प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा और इसके खतरनाक प्रयोगों की पूरी कहानी को शुरू से अंत तक समझते हैं। अब दोस्तों, जब हम ये सुनते हैं कि इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किए जा रहे थे, तो पहली नजर में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। और सच कहूं तो ज्यादातर लोगों को इस बात पर यकीन भी नहीं होता। लेकिन जरा ठहरिए, जैसे जैसे आप इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, आपको इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ खतरनाक बातें जब पता चलेंगी तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। साल था 1950। एक तरफ अमेरिका और कम्युनिस्ट देशों के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जंग छिड़ चुकी थी। करीब 3 साल बाद जब यह युद्ध खत्म हुआ और अमेरिकी सैनिक अपने देश वापस लौटे, तो उनमें कुछ अजीब देखने को मिला। कई सैनिकों का व्यवहार अब पूरी तरह से बदल चुका था। वे अपने ही देश की आलोचना करने लगे थे। उनके दिलों में अपने ही देश के प्रति ऐसी नफरत देखकर अमेरिकी सरकार के मन में एक खतरनाक सवाल ने जन्म लिया। क्या दुश्मन देशों ने इंसानी दिमाग को प्रभावित करने का कोई तरीका खोज लिया है? उनके मुताबिक इन सैनिकों के दिमाग से किसी तरह की छेड़छाड़ की गई थी। उन्हें किसी तरह की ट्रुथ सीरम या किसी तरह का ड्रग दिया गया था, जिसकी वजह से वो अपने ही देश की बुराई करने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि इस तरह की टेक्नोलॉजी अमेरिका को भी बनाना चाहिए, नहीं तो अमेरिका अपने दुश्मन देशों से पीछे रह जाएगा। उनका मानना था कि अगर ये तकनीक उनके यहां भी आ गई तो इससे अमेरिका दुनिया से कई कदम आगे निकल सकता है। और इसके लिए अमेरिकी गवर्नमेंट जो अपना अगला कदम चलने वाली थी वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। उन्होंने इस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट को करने की जिम्मेदारी अपनी खुफिया एजेंसी को दे दी और यहीं से CIA इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी राह पर चल पड़ी जहां इंसानियत की सारी हदें पार हो गईं। CIA ने इस प्रयोग को करने के लिए ऐसे साइंटिस्ट्स को शामिल किया जिनका अतीत बहुत ज्यादा डरावना था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वो नाजी साइंटिस्ट्स जो पहले ही इंसानों के ऊपर इतने जानलेवा और घातक एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, वो अब इस प्रयोग में शामिल हो चुके थे। लेकिन अब बारी थी इसे असल जिंदगी में लोगों पर आजमाने की। CIA ने न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जैसे बड़े राज्यों को चुना। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स को उन्होंने अपने छिपे हुए सेफ जोन्स की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि यही वो जगहें थीं जहां लोग आंखें मीच कर भरोसा करते थे और यही भरोसा उनके लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया था। इसके अलावा जेलों के अंदर भी सीक्रेट सेफ हाउसेज और कुछ प्राइवेट सेफ हाउसेज भी तैयार किए गए जहां ये खतरनाक प्रयोग होने वाले थे। इन एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देने के लिए CIA ने जानबूझकर ऐसे लोगों को चुना जो समाज में कमजोर थे, ताकि पकड़े जाने का खतरा ना हो, जैसे कोई मानसिक रोगी, बेघर या कैदी। CIA ने ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमैक्स के अंडर सैन फ्रांसिस्को में कुछ वेश्याओं को पैसे देकर रिक्रूट किया। उनका काम था अपने ग्राहकों को चुनकर उन्हें एक खास सेफ हाउस तक लाना। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता था। उनकी ड्रिंक्स में चुपके से एक पावरफुल साइकोएक्टिव ड्रग मिलाया जाता था जिसका नाम था LSD। ये इतना ज्यादा प्रभावशाली ड्रग था जिससे तुरंत ही इंसान अपना होश खोने लगता था, जिसके बाद सेफ हाउस के अंदर छिपे हुए CIA एजेंट्स उन वैश्याओं के कस्टमर्स के व्यवहार, हर रिएक्शंस और हर साइकोलॉजिकल चेंजेस को बारीकी से ऑब्जर्व करते थे और उसे अपनी डायरी में नोट करते थे। लेकिन CIA के लिए सिर्फ सड़क से लोगों को चुनना ही काफी नहीं था। डिप्रेशन,
एंजाइटी और दूसरी मानसिक समस्याओं से जूझ रहे कई मरीज जब इलाज की उम्मीद लेकर अस्पतालों में पहुंचते थे, तब बिके हुए डॉक्टर्स उन मरीजों को झांसा देकर उन पर यह प्रयोग करते थे। इनमें सबसे फेमस नाम था डॉक्टर यूएन कैमरन का। मरीजों को डीप स्लीप थेरेपी के नाम पर कई कई दिनों तक दवाओं के असर में सुलाया जाता, बार बार इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते और हफ्तों तक उन्हें बाहरी दुनिया से अलग बंद कमरों में रखा जाता था। मकसद था उनकी सोचने समझने की क्षमता को खत्म करना, उनकी पुरानी यादों को कमजोर करना, ताकि उनकी मेंटल स्टेट को नए सिरे से आकार दिया जा सके। उन मरीजों को बताया जाता था कि ये उनके इलाज का हिस्सा है, इसलिए वो आसानी से मान भी जाते थे और उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाता था कि उन पर एक खतरनाक प्रयोग किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स ही ऐसे इकलौते स्थान नहीं थे जहां ये प्रयोग चल रहे थे। CIA ने अपनी पहुंच उन जगहों तक भी बना ली थी जहां लोग ज्ञान और शिक्षा हासिल करने जाते थे। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे कॉलेजों में स्टूडेंट्स को पैसे देकर उनसे साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाए जाने लगे थे। कुछ छात्रों को जानबूझकर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रखा जाता। इन प्रयोगों से कुछ स्टूडेंट्स पर इतना गहरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा कि उनकी पूरी मानसिकता ही बदल गई। इसका सबसे चर्चित उदाहरण था टेड काजिंस्की, जो आगे चलकर अमेरिका का सबसे खतरनाक टेररिस्ट बना। अब देखते ही देखते CIA का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका था कि ये प्रयोग अब गुप्त ठिकानों तक ही सीमित नहीं रहे। बार, रेस्तरां और यहां तक कि समुद्र तटों जैसी पब्लिक प्लेसेस पर भी ये प्रयोग होने लगे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता था कि वे एक गुप्त प्रयोग का हिस्सा बन चुके हैं। जरा सोचिए, जिस सरकार की जिम्मेदारी अपने लोगों की सुरक्षा करनी होती है, वही सरकार अपने ही लोगों पर ऐसे घातक और जानलेवा प्रयोग कर रही थी, वो भी बिना उनकी सहमति के। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट की चपेट में सिर्फ आम लोग ही नहीं आ रहे थे। CIA के साथ काम करने वाले कुछ लोग भी इसका शिकार बनने लगे थे। इनमें सबसे चर्चित नाम था डॉक्टर फ्रैंक ओल्सन का। फ्रैंक ओल्सन एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जो CIA के इस गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे कैदियों पर उनके ही द्वारा बनाए गए खतरनाक केमिकल्स और बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन्हें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने पर पछतावा होने लगा। यही वजह थी कि नवंबर 1991 में उन्होंने अपना पद छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन CIA को डर था कि कहीं ओल्सन इस पूरे राज का पर्दाफाश न कर दें। इसी बीच एक गुप्त बैठक में उनकी ड्रिंक में भी चुपके से LSD मिला दिया गया, जिसके बाद उनकी मेंटल स्टेट बिगड़ने लगी। उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद स्टैटलर होटल की 13वीं मंजिल से गिरकर उनकी मौत हो गई। ऑफिशियली इसे सुसाइड बताया गया, लेकिन ओल्सन के परिवार का मानना था कि CIA ने उन्हें जानबूझकर मारा है, और यहीं से इस पूरे प्रोजेक्ट की सच्चाई धीरे धीरे बाहर आने लगी थी। डॉक्टर फ्रैंक ओल्सन के परिवार के बाद उन लोगों के परिवार भी सामने आने लगे जो इन प्रयोगों का शिकार बने थे। कई परिवारों ने मीडिया को भी इसकी जानकारी देनी शुरू कर दी थी। उधर जैसे जैसे ये प्रयोग बढ़ रहे थे, वैसे वैसे अस्पतालों के अंदर भी नर्सेस और हॉस्पिटल स्टाफ को कुछ अजीब लगने लगा था। उन गुप्त कमरों से आने वाली चीखें और मरीजों के तड़पने की आवाजें उन्हें परेशान करने लगी थीं। अब उन्हें भी एहसास होने लगा था कि अस्पताल की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जिसे दुनिया से छिपाकर रखा गया है। 22 दिसंबर 1974 को जर्नलिस्ट सीमोर हर्श ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट ने अमेरिकी जनता के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया था कि क्या उनकी अपनी सरकार वर्षों से उन पर गुप्त प्रयोग कर रही थी। तब जाकर पूरे अमेरिका को अपनी सरकार के इस खतरनाक प्रयोग के बारे में पता चला। उधर बढ़ती मौतों, उठते सवालों और मीडिया के बढ़ते दबाव के बीच CIA को एहसास होने लगा था कि अब इस प्रोजेक्ट को बंद करने का समय आ गया है। इसलिए 1973 में CIA डायरेक्टर विलियम कोल्बी के ऑर्डर पर MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट से जुड़े हजारों डॉक्यूमेंट्स और फाइलें नष्ट कर दी गईं, ताकि इस गुप्त प्रोजेक्ट के सबूत हमेशा के लिए मिटाए जा सकें। मगर उनकी लाख कोशिशों के बावजूद कुछ डॉक्यूमेंट्स नष्ट होने से बच गए, और आगे चलकर यही डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेटर्स और जर्नलिस्ट्स के हाथ लग गए, जिन्होंने MK अल्ट्रा की परत दर परत सच्चाई दुनिया के सामने रख दी थी। MK अल्ट्रा में लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज जब हम खुद अपनी हर पसंद
हर आदत और अपनी पूरी जिंदगी इंटरनेट पर डाल रहे हैं, तो क्या सच में हमें कंट्रोल करने के लिए अब ड्रग्स की जरूरत है, या फिर हमने खुद ही अपने दिमाग का दरवाजा खोल दिया है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही बढ़िया कंटेंट आपके लिए ला सकें।